हेलो, मैं मनीष। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के सितंबर माह के असाइनमेंट को हम लोग आज पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, जिससे हमारा असाइनमेंट अच्छी तरह से तैयार हो जाए और इसकी मदद से हम लोग असाइनमेंट को पूरी कर सकें। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्थाओं द्वारा बिंदुओं के रूप में क्या होते हैं? जमा रहते हैं। थ्री डायमेंशनल यानी कि त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु अथवा आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यह उच्च अनुक्रमिक संरचना है जो कि अवयवी या रचक कणों की प्रकृति के कारण क्रमबद्ध रूप में बनती है। अब देखेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है? पहला है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, परमाणु, अणु या आयन की त्रिविमीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा होगा, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन को दर्शाते हैं। तीसरा होगा, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है जिससे कि जालकों की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके, दर्शाया जा सके। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जालक की ज्योमेट्री को व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इसी का हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें क्या पूछा गया है? एकक कोशिका यानी कि एकक सेल, यूनिट सेल होता क्या है? तो होता क्या है देखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, बहुत छोटी छोटी समान इकाइयाँ जिसकी त्रिविम में क्या होती है? बारंबार यानी कि बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक तैयार हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है। किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम भाग, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम भाग, बहुत छोटी छोटी समान इकाइयाँ जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोशिका, इकाई सेल या फिर यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, चित्र नंबर ए में क्या दिया है? इकाई सेल, और चित्र नंबर दो में है त्रिविमीय जालक। अब हम लोग इसी का आगे का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? चतुष्फल की रिक्तियां यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड और अष्टफल की रिक्तियां ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे चतुष्फल की रिक्तियां। तो यह रिक्ति 4 समान गोलों से निर्मित होती है। 3 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श किए रहते हैं तथा चौथा गोला इनके द्वारा निर्मित रिक्ति पर ऊपर से या नीचे से रखा रहता है। इन चारों गोलों के केंद्र एक चतुष्फलक के चारों कोने बनाते हैं, इसलिए इस रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फल की रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। निविड़ संकुलन व्यवस्था में एक गोला ऊपरी एवं निचली परत के 3-3 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः प्रत्येक गोला 2 चतुष्फल की रिक्ति बनाने में प्रयुक्त होता है। इसलिए यदि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी? 2n होगी। अब देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि अष्टफल की रिक्तियां क्या होती है। यह रिक्ति 6 समान गोलों से निर्मित होती है। इनमें से 4 गोले एक ही तल में एक दूसरे के संपर्क करते हुए इस प्रकार रखे रहते हैं कि उनके केंद्र एक वर्ग के चारों कोनों पर पड़ते हैं। शेष 2 गोलों में से एक इन चारों गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति के ऊपर रखा रहता है तथा दूसरा इनको नीचे से स्पर्श करता है। इस प्रकार इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होता है, इसलिए ये रिक्तियां अष्टफल की रिक्तियां कहलाता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे जो कि आंकिक प्रश्न है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में
122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? विलयन का द्रव्यमान बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटे कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम कितना होगा? 144 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। 22 ग्राम बटे 144 ग्राम गुणित 100, तो 2200 बटे 144 बराबर कितना हो जाएगा? 15.28%। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 84.72%। इसी का अगला प्रश्न है, विलयन को परिभाषित करना है। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर उसके बारे में संक्षेप में लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे तरीके से लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहलाता है। वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय सॉल्यूट कहलाता है। जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय को प्रसरित प्रावस्था तथा विलायक को प्रसरण माध्यम भी कहते हैं। अगला देखते हैं, विलयन पदार्थ की तीनों अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस के किसी भी संयोग द्वारा इसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार से विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं जो कि विलेय और विलायक की प्रावस्थाओं पर निर्भर करता है। इसके लिए हम लोग एक सारणी तैयार करेंगे। पहला लिखेंगे हम लोग क्रमांक, फिर विलेय, फिर विलायक, फिर उसका उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले गैस में गैस। जब गैस में गैस घुला हो तो इसका उदाहरण क्या होगा? वायु। जब गैस में द्रव हो तो इसका उदाहरण है जल में CO2। तो जल में CO2 क्या होता है? सोडा वाटर। जब गैस में द्रव हो तो क्या होगा? पैलेडियम धातु में H2। द्रव में गैस यानी कि वायु में नमी। द्रव हो तो क्या होगा? जल में अल्कोहल। द्रव ठोस हुआ तो जेली, गोल्ड में मरकरी। ठोस गैस का क्या होगा? वायु में कपूर। ठोस द्रव, तो ठोस द्रव का एग्जाम्पल क्या होगा? जल में सकरा अथवा नमक का विलयन। और 9th में हम लोग लिख सकते हैं ठोस। जब ठोस होगा, अगर ठोस में ठोस घुला होगा तो क्या होगा? ठोस विलयन। कॉपर में जिंक, पीतल मिश्र धातु। अब हम लोग असाइनमेंट का चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, परिभाषित कीजिए विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? 1/ρ, 1 प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का मान किसके बराबर होता है? RA/L। जहां R विशिष्ट प्रतिरोध, A चालक का क्षेत्रफल, L चालक की लंबाई है, तो विशिष्ट चालकता का मान L/RA होगा। तो L/RA क्या होता है? सेल स्थिरांक। और 1/R क्या होता है? चालकता। तो यहाँ से हम विशिष्ट चालकता को क्या लिख सकते हैं? सेल स्थिरांक गुना चालकता। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? मोलर चालकता। मोलर चालकता को λm से प्रदर्शित करते हैं। इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि मोलर चालकता क्या होता है। एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को क्या कहते हैं? उसकी मोलर चालकता कहते हैं। या दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे λm से प्रदर्शित किया जा सकता है। या इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, किसी विद्युत विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा तथा आयतन V का गुणनफल होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घुला हो। तो λm इक्वल टू क्या होगा? K/V यानी कि समीकरण नंबर 1। और हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? WB/1000/MB/V। तो यहाँ से हम लोग V को क्या लिख सकते हैं? WB/1000/MB/M। तो समीकरण 1 से इसमें क्या करेंगे? मान को रखेंगे। तो λm इक्वल टू क्या होगा? K/WB/1000/MB/M।
यहाँ पर 1 मोल लिए हैं तो क्या होगा WB इक्वल टू MB। तो लैम्डा M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। यही क्या है, मोलर चालकता के लिए सूत्र होगा। अब हम लोग मोलर चालकता का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा M इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय M होता है। हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। तो R इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन के L बाय A। तो K बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन A इंटू R। L का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। L क्या है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। ए क्या है, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ पर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन सेंटीमीटर्स ओमेगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, एन अपॉन वी इन लीटर। जब इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू 1000 वी इन ml। तो एन क्या होता है, मोल। मोल इंटू 1000 बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग मोलर चालकता में इसमें मान को रखेंगे। तो ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब बाय मोल इंटू 1000। तो लैम्डा एम इक्वल टू ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं कि कोलरास का नियम क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कोलरास का नियम। क्या कहता है कोलरास का नियम, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होता है, जिनका एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस टू इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता होता है। न्यू प्लस न्यू माइनस क्या है, फार्मूला इकाई। तो फार्मूला इकाई किस तरीके से निकालते हैं, NaCl। तो NaCl के लिए न्यू प्लस क्या होगा, 1 और न्यू माइनस क्या होगा, 1। या चूंकि यहाँ पर क्या है, Na 1 है और क्लोरीन 1 है, वैसे ही क्या CaCl2 में क्या होगा, न्यू प्लस इक्वल टू 1 न्यू माइनस इक्वल टू 2 होगा। और न्यू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी क्या है, अनंत अनुता पर आयनिक चालकता होता है। कोलरास नियम का अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा की गणना करना। अनंत अनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अनंत अनुता पर जो वियोजन की मात्रा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम टू इन्फिनिटी, जहाँ पर सी सांद्रण पर मोलर चालकता है और अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। तो इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं, वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कोलरास नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक की गणना करना, जिसे ओस्टवाल्ड का नियम भी कहते हैं। माना कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य ए बी का क्या होता है, आयनन होता है। तो ए बी आयनीकृत होकर क्या बनाता है, ए प्लस प्लस बी माइनस। प्रारंभ में सी सांद्रण के साथ वियोजन की मात्रा ए बी का क्या होगा, सी। ए प्लस का वियोजन की मात्रा 0 और बी माइनस का वियोजन की मात्रा क्या होगा, 0। वियोजन के पश्चात क्या होगा, सी सांद्रण के साथ, तो सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। द्रव्यानुपातिक क्रिया के अनुसार क्या होता है, के इक्वल टू ए प्लस की सक्रिय मात्रा बी माइनस की सक्रिय मात्रा बटे क्या होगा, ए बी की सक्रिय मात्रा। के इक्वल टू मार रखेंगे तो क्या होगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन बहुत ही कम होता है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा को 1 की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो के इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बाय सी। तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन सी के अंडर रूट के।
अर्थात स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी मोलर सांद्रता के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।